एक रात में जो करोड़पति बनने का सपना था उनका, उसने हमारे सारे सपने छीन लिए। ये तो कर्जा का घर है। 25 लाख का टोकन बेटा पैदा करती है तब तक जानती है, मरते तो आग के देते। जो लोग थे उनको चिंता हो गई कि मैं मरूंगी तो मुझे जलाएगा कौन। वो 6 घंटे मेरे लिए उस समय 600 साल के बराबर थे, क्योंकि मेरी बेटी भूखी थी और वो भूख से रो रही थी और कोई भी उसे एक गिलास दूध देने को राजी नहीं था। सर मुझे पैसे चाहिए, मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, कुछ भी दे दो, बस काम दे दो। मेरे पास सिर्फ 30 रुपये बचे हैं। हेलो, मेरा नाम वसुंधरा सिंह राठौर है और मैं बिहार के फॉरबिसगंज नाम के शहर से बिलोंग करती हूँ। हमारे समय में जैसे लड़कियों का पढ़ना, लड़कियों का ज़्यादा बाहर जाना आना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत मानी जाती थी और हमें भी वो रिस्ट्रिक्शन होती थी कि नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम बिकॉज़ कि तुम लड़की हो। और सबसे बड़ी समस्या उस समय की ये थी कि लड़कियों को पढ़ाना, लिखाना, ये माना जाता था कि लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगे? जा इन फ्यूचर उन्हें शादी ही तो करनी है, रोटी ही तो बनानी है, मैट्रिक करना काफ़ी है। मैट्रिक कर लिया, हो गई। जब मेरी 12th की मैंने एग्ज़ाम्स मैंने पास करे, तो मेरी फैमिली ने मेरे को बोला कि नहीं अब तो हो गया, काफ़ी पढ़ लिख लिया तुमने, अब शादी का सोचते हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी एक आर्मी मैन से करवा दी। जो मेरा ससुराल था, वो और भी कंज़र्वेटिव था। लाइक लड़कों के सामने नहीं आना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, रूम से नहीं निकलना है, हँसना नहीं है, लड़कियों का हँसना अच्छा नहीं माना जाता था, घूंघट रखना है एंड ऑल। इसके बाद फिर जब मेरे पति बाहर रहा करते थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं गाँव में कब तक रहूँ? मैं कब तक इस माहौल में जीऊँ और कब तक मैं अपने आप को इस तरह से घुट-घुट के अपने आप को मारूँ? मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने पूरी फैमिली से बात करी और फिर मैं किसी तरह बहुत कोशिशों के बाद मैं उनके पास जालंधर रहने चली गई। स्टार्टिंग मैंने अपनी बहुत छोटी-सी चीज़ें थी, बहुत छोटा-सा रूम था, छोटा-सा कमरा था, चूँकि उनके पास उस टाइम उतने पैसे नहीं थे। वो हमेशा कहा करते थे, "वसुंधरा अभी पैसे नहीं हैं, थोड़े टाइम बाद हम ग्रो करेंगे लाइफ़ में, डोंट वरी सब हो जाएगा।" एंड मुझे कहीं न कहीं थोड़े टाइम के बाद एक लाइफ़ में होप दिखने लगी कि नहीं चलो भई, ठीक है शादी हो गई, कोई बात नहीं है, बट ये लड़का जो है थोड़ा वो मेरे को सपोर्ट करने वाला है। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे इससे बात करूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ, मैं अपने एम पे फ़ोकस करूँ, मैं अपने ड्रीम को कंटिन्यू करूँ। मैंने वो करने की कोशिश करी। तो मुझे फिर से कहीं न कहीं लगने लगा कि चलो अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे मैंने जाना कि मेरे हस्बैंड काफ़ी कर्ज़ में थे। उस समय 2007 में जब उनकी सैलरी अराउंड 6 टू 7,000 थी, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा थी आज के मुकाबले। उस समय उनके ऊपर शायद अगर मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तो वो 3 से 4 लाख कर्ज़ में थे। मेरे को लगा कि नहीं अब तो कैसे ही क्या होगा, मैं कैसे क्या करूँगी, कर्ज़ा चुकाऊँ या पढ़ाई करूँ या क्या करूँ? चीज़ें धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स होती गईं। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि वसुंधरा एक काम करते हैं, ज्वेलरी सोल्ड करते हैं जो तुम्हें शादी में मिली है। हर लड़की को शादी में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, ज्वेलरीज़ मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, साड़ियाँ मिलती हैं, लॉट्स ऑफ थिंग। तो उन्होंने कहा कि वी कैन डू वन थिंग कि तुम अपनी ज्वेलरीज़ वगैरह बेच लो, हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, फिर हम सारी चीज़ें एक पॉजिटिव वे में कंटिन्यू करेंगे लाइफ में। मैं बोली चलो जी ठीक है, ये भी सही है। लाइफ में अगर लाइफ को एक नया मोड़ देना है तो कहीं न कहीं कुछ तो खोना पड़ेगा। डोंट वरी करते हैं। मैंने फिर ज़ारा गई मैं मार्केट उनके साथ, मैंने सारे ज़ेवर अपने बेचे, मैंने उनका सारा ए टू ज़ेड कर्जा चुका दिया कि चलो अब लाइफ अच्छे से स्टार्ट होगी। बट नहीं हुआ। धीरे-धीरे मैंने जाना कि मेरे हस्बैंड एडिक्टेड थे अल्कोहल के, एडिक्टेड थे गैम्बलिंग के। गैम्बल करना उनका शौक था, दारू पीना उनका शौक था, बाहर जाके पार्टियाँ करना उनका शौक था। जब मैंने ये जाना, उस समय मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ना मेरे पास पीछे कोई बैकअप था, ना आगे की कोई लाइफ प्लानिंग थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब रहना तो यही है, इनके साथ ही है। धीरे-धीरे चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और चीज़ों को सही करते हैं। मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी। मेरे को लगा कि क्या ही करूँ? बच्चा पैदा करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? कोई था भी नहीं जो कि मेरे को सजेस्ट करे, गाइड करे कि हाँ भई वसुंधरा क्या ठीक है, क्या गलत है।
कोई नहीं था, आगे-पीछे कहीं कोई नहीं। बट फिर भी धीरे-धीरे मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू किया, उनसे डे बाय डे मैंने बात करनी शुरू की कि ऐसा नहीं करो, ये चीज़ें हार्मफुल है, ऐसा है, वैसा है, इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा करते-करते 1 से डेढ़ साल गुज़र गए और मेरे को एक बेटी हुई। जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, अपने करियर को अप्रोच करते हैं, पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं, 17 साल की एज 17 साल की एज में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब मेरी बेटी हुई तो फिर अगेन हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। तो फिर फैमिली में सबने जाना कि मेरे को बेटी हुई है, तो कोई बोल रहा है, अरे यार 25 लाख का टोकन पैदा कर दिए तो कर्जा का घर हो गई। मैंने हमारे बिहार में कहा, बिहारी भाषा में कहते थे, ये तो कर्जा का घर है, 25 लाख का टोकन बेटा पैदा करती है तब तक जानती है, मरते तो आग के देते इन बिहारी। क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारे बेटे ही हमें मुखाग्नि देते हैं। तो मेरे समाज को, मेरे इर्द-गिर्द जो लोग थे उनको चिंता हो गई कि मैं मरूँगी तो मुझे जलाएगा कौन? फिर मेरी बेटी जब हो गई तो मेरे को लगा कि अब हो सकता है कि जब इंसान पे जब ज़िम्मेवारी बढ़ती है ना, तो थोड़ी-सी उसमें पॉज़िटिवनेस आती है। ऐसा मेरा सोचना था। मैं सोचती थी कि हाँ, चलो भई अब बच्ची हो गई, अब मेरे हस्बैंड थोड़ा सही हो जाएँगे और चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, बच्चे के फ्यूचर पे फ़ोकस करेंगे, बच्चे की पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, एटलीस्ट उसको एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में मेरे पति काफ़ी खुश थे अपनी बेटी को लेके और उन्होंने काफ़ी उसे सपोर्ट भी करा था। उसको लेके घुमाना, फिराना, लेके जाना, उसकी पसंद के कपड़े लाना, उसकी पसंद के खिलौने लाना, सारा कुछ वो करते थे अपने बच्चे के लिए। तो फिर मेरे को कभी न कभी, कहीं न कहीं लगता था चलो भई, मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी तो खुश है। उसे एक अच्छा फ़ादर तो मिल गया है। धीरे-धीरे उनका पीना, गैम्बलिंग सब कुछ और बढ़ता गया और धीरे-धीरे बात आ गई, मेंटली टॉर्चर पे भी बात आ गई, फिज़िकली टॉर्चर पे भी बात आ गई। घर आना, दारू पी के आना और मारना, पीटना, मतलब बहुत तरीके से मेरे को टॉर्चर किया जा रहा था। कभी घर से बाहर निकाल देना, रात-रात भर बाहर छोड़ देना, 2 दिन तक खाना नहीं देना, ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ में। मैं भी जितनी बार भी अपने फैमिली को मैंने अप्रोच किया, पापा को मैंने बोला, तो पापा का, फैमिली का एक ही स्टेटमेंट था, "बेटा अब तो हो गया है।" हमारे राठौर में, राजपूत में, स्पेशली राजपूत में, जहाँ लड़की की अर्थी डोली जाती है, वहीं से अर्थी निकलती है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। बट मेरा मन ये चीज़ मानने को रेडी नहीं था कि जहाँ मेरी डोली जाए, वहीं से मेरी अर्थी निकले। इसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई पिथौरागढ़, उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, बट मेरे लिए शायद वो देवभूमि ना हो, क्योंकि उत्तराखंड ही वो जगह है जहाँ मेरे सारे सपने टूट गई, मेरे सारे अरमान बिखर गए। क्योंकि वहाँ के बाद से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे बच्चे के प्रति और मेरे प्रति कंप्लीटली ख़त्म हो चुका था। उनको उनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ रह गई थी, किसी तरह पीने को दारू मिल जाए और किसी तरह पैसे मिल जाए कि वो गैम्बलिंग कर सकें। उन्हें रातों रात करोड़पति बनने का बहुत शौक था कि मैं एक दाँव लगाऊँ और 25 लाख की दाँव लगाऊँ, 20 लाख का दाँव लगाऊँ, 15 लाख का दाँव दाँव लगाऊँ और मैं 60-70 लाख लेके जाऊँ। ये एक रात में जो करोड़पति बनने का सपना था उनका, उसने हमारे सारे सपने छीन लिए, मेरी बेटी के सारे सपने छीन लिए। धीरे-धीरे उनका बिहेवियर खराब होता चला गया और वो हमसे काफ़ी दूर होते चले गए। इसी बीच में उनकी बहन की शादी फिक्स हुई और वो अपने घर चले गए, हमें उत्तराखंड में छोड़ के। उनका हमारे प्रति और हमारी बेटी के प्रति क्या नीड है, घर में क्या ज़रूरत है, बेटी कहाँ जो है, कैसे है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल से लाना है, उन्हें कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं रही फिर। लगता ही नहीं था कि उनके लाइफ में बच्चे भी हैं, बेबी भी हैं। सैलरी आती थी, वो जुआ खेलते थे और फिर सैलरी खत्म। मकान मालिक रूम रेंट का प्रेशर दे रहे थे, घर में राशन खत्म हो जाता था, बच्चे के कपड़े नहीं होते थे, कभी फूडिंग नहीं हो पाती थी। इन चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर रही थी, हर दिन, हर समय। 2014 दिसंबर में उनकी बहन की शादी-वादी फिक्स हो गई। हम फिर एज़ यूजुअल हम गाँव गए, शादी के सारे फंक्शंस में मैंने भाग लिया। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी मॉर्निंग में डिस्कशन कि भई शादी में इतना खर्चा हुआ, ये इतना देगा, ये इतना देगा, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में बात हुई कि किसके ससुराल से क्या आया था।
मतलब दहेज में किसको क्या मिला था। तो चूँकि मेरे को दहेज में थोड़े कम पैसे मिले थे, पापा उतने वेल स्टेबल थे नहीं उस समय कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ मेरी शादी में। तुम्हारी शादी में तो बेड नहीं मिला, तुम्हारी बीवी तो बिना बर्तन के आई थी, हाथ पे खाना बनाती क्या? ऐसे मेरे को वो ऐसे बोला जा रहा था। बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने बस उसमें इतना-सा कहा कि भई आप मेरे फैमिली पे मत जाओ। मुझे आप मारते हो, पीटते हो, गाली देते हो, जो करते हो आप करो। मैं सह रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। फॉर माई डॉटर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए। बट मेरी फैमिली पे मत जाओ। और आज भी जब मुझे कोई मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोलता है, क्योंकि वो इस दुनिया में, एक तो मैं अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, दूसरी वो इस दुनिया में है नहीं, तो मुझे बहुत चुभन-सी होती है। मैं नहीं सुन सकती कि कोई मेरी माँ के खिलाफ कुछ बोले। कुछ बातें परवरिश पे की गई मेरी कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, मुझे ये नहीं आता, मुझे गोल रोटी बनाने नहीं आती, मुझे लकड़ी पे खाना बनाना नहीं आता। ये सारी चीज़ें मेरे लिए शादी के बाद नई थी। मैं नहीं जानती थी, मैंने अपने मायके में कुक किया था, बट मैंने लकड़ी के चूल्हे पे कभी भी खाना नहीं बनाया था। और मेरे मायके में 3-4 लोग रहते थे, तो 4 लोगों की रोटी बनाना, और मेरे ससुराल में 30 से 32 लोग, 32 लोगों की रोटी बनाना, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट था, और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे। बट मैंने कहा ठीक है, जो जहाँ पापा ने शादी कराई है, करनी तो है ही, हँस के करो या रो के करो। मैं बनाती थी, मैं 30-30 लोगों का खाना बनाती थी घर में, वो भी लकड़ी के चूल्हे पे, वो भी मुझे मेरे को अकेले छोड़ दिया गया था। मेरी बच्ची रो रही है, उसे फीडिंग चाहिए, उसको दूध पीना है, बट नहीं, फैमिली वालों को चाहिए था कि पहले खाना बन जाए, बच्ची बाद में देखी जाएगी। है तो लड़की, कौन-सा लड़का है? बट लड़की हो या लड़का, भूख तो हर बच्चे को लगती है। ये चीज़ें मुझे पिंच करती थी। सुबह में ये सारी बातें हो रही थी, मैंने उस पे बस इतना कहा कि मेरी फैमिली पे मत जाओ। आपको मुझको जो बोलना है बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं सुनूँगी, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बाहर निकल सकूँ, 2 रुपया कमा सकूँ, अपने खुद को मैं मेंटेन कर सकूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी कैपेबल हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बोला करते थे, तुमको तो दाल-रोटी मिल रहा है ना इस घर में, वही काफ़ी है, तुम जैसों को पूछता कौन है? अभी भी 10 लड़कियाँ खड़ी हैं लाइन में, जो 10 लाख तिलक देने को तैयार हैं। मैं अभी चाहूँगा तो 10 लाख तिलक मिल जाएगा, और तुमसे अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, तुमसे सुंदर मिल जाएगी। मुझे मुझे ये भी बहुत बुरा लगता था, बट बच्चे की ज़िम्मेवारी होना एक माँ के लिए, और उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं हँस के सब कुछ सह जाती थी। इतने बोलने के बाद पूरी फैमिली मुझ पे टूट गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? और मेरे हस्बैंड ने मेरा बैग पैक करा, मेरे बैग में कुछ 3-4 मेरे कपड़े डाले, 3-4 मेरे बच्चे के कपड़े डाले, बोले जाओ निकल लो, तुम्हें जो करना है करो, तुम आज से फ्री हो। मैं नौकरी नहीं जा रहा, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है, तुम वैसे जी लो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं उस समय पूरी हिल गई। समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको बोलूँ, कैसे बोलूँ? मैंने अपने भाई को कॉल किया, मेरे भाई ने बोला कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं 2 घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ। 2 घंटे बाद मेरे भाई का फ़ोन आया, और भाई ने पूछा कि क्या हुआ? मैंने बोला भाई ऐसे-ऐसे मेरे को इन लोगों ने घर से निकाल दिया है, और अब मैं क्या करूँ? मेरा भाई उस समय बहुत दूर था, मैं खगड़िया में थी, मेरा भाई उस जगह से काफ़ी दूर था। बोला कुछ नहीं, तुम 5-6 घंटे वेट करो, मेरे को 5-6 घंटे का टाइम लगेगा, मैं आ रहा हूँ। हम सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या इश्यू है, तुम वेट करो बस। वो 6 घंटे मेरे लिए उस समय 600 साल के बराबर थे, क्योंकि मेरी बेटी भूखी थी, और वो भूख से रो रही थी, और कोई भी उसे 1 ग्लास दूध देने को राज़ी नहीं था। मैं गेट के बाहर खड़ी, 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 मैंने 3-4 घंटे लगभग वेट किए। मेरा भाई आया, और फिर मेरे को बोला चलो अब यहाँ से। मेरे पास सिर्फ़ 1 बैग कपड़े थे, और एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, जबकि मेरी बेटी दूध के लिए रो रही थी, और मेरे पास ना ही पैसे थे, और ना ही कुछ था ऐसा कि मैं उसको दूध पिला सकूँ। और हमारी जो जिस समाज की हम इतनी बातें करते हैं, वो समाज मूक बन के मुझे देख रहा था कि वह 2 औरतें रोड पे खड़ी हैं, अब इनका क्या होगा? मैं फिर पापा के पास पहुँची, पापा के पास आई, पापा को देखते सबसे पहले मैं बहुत रोई। जार-बेजार होके मैं रोई कि पापा अब क्या होगा? क्योंकि मम्मी तो पहले ही नहीं है, भाई ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में सेट है।
मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ नहीं कि लाइफ़ में कुछ आगे ज़्यादा कर पाऊँ, और एक बच्चे की ज़िम्मेवारी अलग से। और मेरी बेटी बचपन से ही काफ़ी शार्प माइंडेड, हर एक चीज़ को वो तुरंत से एकदम रीड कर लेती थी। एक बार पढ़ा, उसे याद हो गया, एक बार बताया, तो वो उन चीज़ों को कैच करती थी। तो मेरे को लगता था कि इस बच्चे को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी तो ये लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ बहुत अच्छा करेगी। तो मेरे को वो लग रहा था कि कहीं न कहीं ये बच्चा सफ़र कर जाएगा इस पूरे स्ट्रगल में। मैं पापा को पकड़ के मैं बहुत रोई और मैं बोला, पापा अब क्या होगा? पापा ने बोला, डोंट वरी, 5-10 दिन वेट करो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो तुम्हें ले जाएगा। ऐसा इससे पहले और भी हो चुका था कि वो 3 बार मुझे घर भेज चुका था, पापा फिर मुझे वापस उसके पास भेज चुके थे। मैं पापा के पास 2 महीने रही, बट मेरे हस्बैंड का कहीं ना ही कोई कॉल आया, ना ही कुछ रिस्पॉन्स हुआ। फिर मेरे को लगा लाइफ में कब तक मैं ऐसे रहूँ? मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। पापा ने मेरे को 200 रुपये दिए उस दिन। बोला, क्या करना है बताओ, खर्चे बताओगे तो उसी उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं 200 रुपया ली और मैं निकल गई वहाँ से, इंटरव्यू देने के लिए। मैंने पूर्णिया में इंटरव्यू दिया, मैंने और भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया। मेरे को करते-करते जो बस ट्रांसपोर्ट था, काफ़ी तो मैं पैदल चला करती थी कि मेरे पैसे बच जाएँ। करते-करते मेरे पास लास्ट में 30 रुपए बचे। जब मैं पटना पहुँच गई थी, जनरल ट्रेन से बिना टिकट के सफ़र करते-करते। 30 रुपए बच गए थे और मेरे पास उम्मीद भी नहीं बची थी। फिर मैंने सोचा कि इस जली हुई ज़िंदगी से तो बढ़िया है मर जाऊँ। बट मैं मरूँ तो मरूँ, बट मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं मर सकती। या तो उसके लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ या उसको लेके मर जाऊँ। फिर मैं वही उसी समय पटना मैकडॉनल्ड्स में गांधी मैदान के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैं पूछने गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की इंटरव्यू चल रही है, इनको ग्राउंड लेवल के स्टाफ चाहिए वर्किंग के लिए। नई-नई कोई विदेश की कंपनी आई है और ये बर्गर बनाती है और यहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है। मैं दौड़ती-भागती मैं गई इंटरव्यू के लिए। पर जब तक मैं इंटरव्यू के लिए गई तब तक मैं वहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर ने कहा कि अब तो सीट खत्म हो गई है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि सर मुझे पैसे चाहिए, मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कुछ भी दे दो, बस काम दे दो। मेरे पास सिर्फ़ 30 रुपए बचे हैं। सर ने मेरे को बोला, ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करो। फिर आके बोला कि आप झाड़ू-पोछा का काम कर सकते हो क्या? मैं बोली, हाँ सर कर लूँगी, हँसते-हँसते कर लूँगी, आप काम तो दो। फिर मैंने वहाँ पे मेरे को एज़ ए हाउसकीपिंग जॉब मिल गई। एज़ ए हाउसकीपिंग मैंने 3 महीने काम किया। फिर मेरे आरएम ने बोला कि तुम तो इतनी वेल टैलेंटेड हो, इतने अच्छे से कस्टमर से बात करती हो, क्रू मेंबर क्यों नहीं बन जाती? मैं बोली, सर बना दो। फिर मेरे को आरएम ने क्रू मेंबर की वैकेंसी पे जॉइन करवा लिया 2015 में। मैंने 2015 से 2016 तक एज़ ए क्रू मेंबर मैकडॉनल्ड्स पटना में काम किया और मेरे आरएम ने मेरे काम को देखते हुए, मेरे अप्रोच को देखते हुए उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। 2016 में मुझे उन्होंने क्रू ट्रेनर बनाया और 2017 में उन्होंने मुझे फ्लोर मैनेजर बनाया। फ्लोर मैनेजर बनने के बाद मेरी जर्नी आगे और धीरे-धीरे हार्ड हो गई क्योंकि मेरे को बहुत सारे सिस्टम के काम नहीं आते थे, मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मेरे को कैसे मेल करते हैं वो नहीं पता था। बट थैंक्सफुल टू माय टीम, पूरी मैकडॉनल्ड्स पटना की टीम, जिसने मेरे को ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से सिखाई, समझाई, वेल ट्रेन्ड किया मुझे कि मैं लाइफ में कुछ कर सकूँ। क्रू मेंबर से लेके मैनेजर तक का जर्नी मेरा काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता था कि नहीं निक्की, तेरे को अपने सपने पूरे करने हैं। मेरी हार्ड वर्किंग को देख के मेरे आरएम बहुत खुश हुए और 2017 में फाइनली उन्होंने मुझे एज़ ए रेस्टोरेंट मैनेजर वहाँ पे जॉइन करवाया। ऐसा तो मेरे प बहुत सारे डिफ़िकल्ट पार्ट्स आए, जहाँ की मेरे को लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बट सबसे जो बड़ा टफ़ेस्ट पार्ट था मेरे लिए, वो ये था कि 10 घंटे के शेड्यूल में 10 घंटे जो मैं ऑफ़िस में होती थी, वहाँ मेरी बेटी को की केयर कौन कर रहा है? वो कैसे रह रही है? वो स्कूल से कैसे आ रही है? स्कूल कैसे जा रही है? ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे एब्सेंस में उसे देखने वाला कोई नहीं है घर पे। कि मैंने क्या करा था कि मैं अपनी बच्ची को मैंने धीरे-धीरे वेल ट्रेन्ड किया था, कि मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया था कि हाँ, जब आप घर पहुँचते हो तो यू हैव टू कॉल मी, कि आप मेरे को कॉल करो, मम्मा पहुँच गए। मैंने अपने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे कि वो घर में क्या-क्या कर रही है, मैं वो ट्रैक करूँ। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में स्टाफ को मोबाइल अलाउड नहीं था। बट थैंक्सफुल टू दैट आरएम कि उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि मैं मोबाइल रख सकूँ। कि मैं अपने बच्चे को काउंटर पे मैं काम भी करती थी और
टाइम टू टाइम मैं उसको ट्रैक भी करती थी, वो कहाँ है, क्या कर रही है। मुझे ऑफ़िस जाने से पहले 15 से 20 टिफ़िन बॉक्स बनाने पड़ते थे कि वो कभी वो कुछ खाएगी, कभी वो कुछ खाएगी, कभी वो कुछ खाओगी। और शाम को जब मैं घर आती थी, पूरा घर मेसी होता था, क्योंकि वो बच्ची क्या ही करेगी, वो पूरा घर खा के, खेल के, पूरा वो बिखरा के रखती थी। तो मेरे को मेरा ये शेड्यूल रह गया था कि मेरे को हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना है और मेरे इसके 15 से 20 टिफ़िन प्रिपेयर करने हैं। किसी में स्नैक्स डालने हैं, किसी में रोटी डालनी है, किसी में थोड़ी-सी मैगी डालनी है, किसी में थोड़ा-सा मखाना डालना है, सो दैट कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों और उसको फीडिंग की टाइम टू टाइम उसको फीडिंग भी मिल जाए। पानी के बॉटल्स रखने हैं, मैं 6 से 7 ग्लास पानी का भर के जाती थी, कवर करके ढक के जाती थी। एंड मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि वो टाइम टू टाइम अपने एक-एक टिफ़िन उठाती थी और खोल के वो खाती थी और फिर वो साइड में रखती जाती थी। एज़ ए सिंगल पेरेंट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये बहुत ही हार्ड है। आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। हर एक चीज़, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, बच्चे को स्कूल से लाना हो, बच्चे की फूडिंग हो, बच्चे के कपड़े हों, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। प्लस प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट जॉब होती है, उसका अपना अलग प्रेशर रहता है। तो आपको वो हर चीज़ों को मेंटेन करना और सबसे बड़ी बात है सोसाइटी में खुद को प्रूव करना। बिकॉज़ सोसाइटी में जब भी कहीं रूम लेने जाती थी, अकेले रहोगी, पति नहीं है, बच्चे को कौन देखेगा? लैंडलॉर्ड का पहला क्वेश्चन यही होता था कि बच्चे को कौन देखेगा? और इसलिए कहीं जगह रूम ही नहीं मिला था। नहीं, नहीं, अकेले बच्चे को रूम में छोड़ के जाओगी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मुझे ये रिस्क नहीं लेना है कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? अंत में मुझे एक भैया मिले थे, मैंने बोला, "भैया, आप पेपर पे लिखवा लो कि मेरे बच्चे को कुछ भी होगा, उसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी।" क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर को कभी ऑफ़िस से लेट आ गई, तो लोग बोलते थे, "आज बड़ा सज के गई है, आज बड़ा सज के आई है, पता नहीं कहाँ से आई है। सिंगल तो है, पता नहीं इतना पैसा कैसे कमा लेती है, पता नहीं बच्चों को कैसे पढ़ा लेती है।" मैं जोश टॉक्स के थ्रू हर उस लोग को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपनी सोच को बदलो। सिंगल मदर होना कोई गलत बात नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें आज के डेट में खुद को बदलने की। हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें, स्पेशली अपने बेटों को। हमारे घर में जितने भी लड़के हैं, हम उन्हें ऐसी परवरिश दें कि वो इन फ्यूचर अपनी लाइफ में हर एक महिला की, हर एक औरत की कदर करें, वैल्यू करें। फिर चाहे वो उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, उनकी पत्नी हो। ₹30 से जब मैंने करियर की स्टार्टिंग करी थी, आज मैं एप्रॉक्स 50K के एप्रॉक्स लैंड कर रही हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसकी स्कूलिंग अच्छी हो रही है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। इस बीच में ये जो 2015 से लेके 2024 तक का जो ये सफ़र रहा, यहाँ मैंने अब बहुत बार, बहुत जगह मेरे को लगा कि नहीं, अब हिम्मत हार रही हूँ। बट कहते हैं ना, एक मैंने कहीं पोएम पढ़ी थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पोएम मुझे कहीं न कहीं हमेशा पॉज़िटिव अप्रोच देती रही और मैं अपने लाइफ़ में जब-जब मैं फँसी, मैंने अपने आप को एक बार फिर से खड़ा किया। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए हर वो कुछ करना चाहती हूँ और मैं हर वो कुछ करती हूँ जो उसे ज़रूरत, जिसकी उसे बेसिक नीड है। लाइक उसकी एक अच्छी स्कूलिंग, क्लॉथिंग, फूडिंग, सारा कुछ। मेरा जोश टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे आने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद रहा है कि आज के डेट में ये सिर्फ़ एक ही आर्मी के वाइफ़ की कहानी नहीं है। मैं आर्मी क्वार्टर्स में रही हूँ। ये बहुत आर्मी वाइफ़्स ऐसी हैं जिनकी ये कहानी है। बहुत तो सह जाती हैं, कुछ है कह जाती हैं और कुछ है जो बिना कुछ कहे चुप रह जाती हैं। तो प्लीज़ मेरी हर उस लेडीज़ से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहाँ भी आपको लगे कि आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाओ। क्योंकि अगर हम आप आज आवाज़ नहीं उठाएँगे, हम आज आगे नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट।
और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।